हेलो, मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने बाल विकास की अवस्थाओं में थोड़ा चर्चा किया था। अब जो है हम एक एक करके बालक की जो अवस्थाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो इस लेक्चर में जो है हम बालक की जो पहली अवस्था है, गर्भ काल के बाद, गर्भावस्था के बाद जो उसकी पहली अवस्था आती है जन्म के बाद, वो है शैशवावस्था, जिसको बोलते हैं इन्फेंसी स्टेज। तो चलिए शुरू करते हैं। शैशवावस्था, शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी स्टेज बोला जाता है इसको। तो शैशवावस्था की अवधि क्या होती है? जन्म से लेके 5 वर्ष। कितनी होती है? जन्म से 5 वर्ष मानी जाती। सामान्यतः जो है शैशवावस्था की जो अवधि मानी जाती है वो जन्म से 5 वर्ष मानी जाती है। अगर हम जन्म से 3 वर्ष की बात करें तो इसी को पूर्व शैशवावस्था भी कहते हैं। 0 से 3 वर्ष का अगर बालक है तो वो पूर्व शैशवावस्था में होता है, और 3 से 5 वर्ष की अगर अवस्था है तो वो उत्तर शैशवावस्था में होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। एक मनोवैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम है फ्रायड। इन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य जो कुछ बनता है या मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। किसने कहा था? सिगमंड फ्रायड ने। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। मतलब उन 4-5 वर्षों में ही उसमें लक्षण दिखने लगते हैं कि इसका जो दिशा है वो किस तरफ मुड़ रहा है, किस क्षेत्र में इसका जो है इंटरेस्ट ज़्यादा है। इन्हीं 4-5 वर्षों में पता चल जाता है। अब हम बात करते हैं नवजात शिशु। जब शिशु जो है वो पैदा होता है, जिस दिन जन्म लेता है, तो उसका आकार क्या होता है? उसका आकार 19.5 इंच होता है। 19.5 इंच होता है उसका लगभग आकार। इतना माना गया है कि लगभग जन्म के समय उसका आकार 19.5 इंच होता है, और उसका जो भार होता है वो 7.5 पाउंड होता है। कितना? 7.5 पाउंड। तो ये 2 चीज़ याद रखिए। और जन्म के समय बालक का जो बाल है वो मुलायम रहता है, और मांसपेशियां छोटी और कोमल रहती हैं। और जन्म के 15 दिन बाद से क्या होता है, उसका जो त्वचा का रंग है वो अस्थायी होने लगता है। मतलब जन्म के समय जो त्वचा होता है वो बदल जाता है, 15 दिन बाद जो है वो चेंज होने लगता है और अस्थायी रूप ले लेता है त्वचा का रंग। और जो नवजात शिशु होता है वो लगभग 15 से 20 घंटे सोता है। 15 से 20 घंटे। एक मनोवैज्ञानिक थे क्रो। उन्होंने क्या कहा था कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि 20वीं शताब्दी में जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने बालकों के ऊपर बहुत ज़्यादा विस्तृत गहन अध्ययन किया था। तो इसी वजह से जो है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी की संज्ञा दी है क्रो एंड क्रो ने। एक और मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम है गुडएनफ। गुडएनफ ने क्या कहा था कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है, मतलब उसकी पूरी आयु में जब तक वो जिंदा रहता है, उसका मानसिक जितना विकास होता है उसका आधा विकास जो है 3 वर्ष की आयु में ही हो जाता है। किसने कहा था? गुडएनफ ने।
गुडेनफ ने कहा था कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। ये 3-4 कथन है, इसको याद रखिए। ये कथन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगले मनोवैज्ञानिक थे एडलर। इन्होंने क्या कहा था कि बालक जब जन्म लेता है तो उसके कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। मतलब उन कुछ महीनों में ही उसकी गतिविधियों से, उसके लक्षणों से, उसकी रुचियों से जो है हम पता लगा सकते हैं कि उसका जो है समाज में क्या स्थान हो सकता है या क्या स्थान होगा। ये किसने कहा था? एडलर ने। अगला है, अब शैशवावस्था की जो मुख्य विशेषताएं होती हैं जिनसे बालक की जो अवस्था है वो शैशवावस्था है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो देख लेते हैं। जो शैशवावस्था होती है सभी अवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? शैशवावस्था। क्यों? क्योंकि यही वह अवस्था है जब बालक का जो है अधिक से अधिक विकास इन्हीं 5 वर्षों में होता है। इसलिए बालक का निर्माण काल भी बोला गया है। बालक का निर्माण काल, शैशवावस्था को बालक का निर्माण काल भी कहते हैं। चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक विकास हो, इस अवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। जो नवजात शिशु होते हैं या 0 से लेके जन्म से लेके 5 वर्ष के जो बालक होते हैं वो ज़्यादातर वो अंतर्मुखी होते हैं। मतलब वो किसी चीज़ को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करते हैं, वो अपने मन में ही रखे रहते हैं। इसीलिए वो अंतर्मुखी होते हैं और एकांत प्रिय होते हैं। वो अपने में ही जो है रुचि लेते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। तो ये 2 चीज़ याद रखिए, अंतर्मुखी, एकांत प्रिय और अपने में ही रुचि लेते हैं। अपने ही रुचि लेते हैं मतलब कि उनमें स्वप्रेम की भावना प्रबल रहती है। उनमें जो है स्वप्रेम की भावना प्रबल रहती है, वो बस अपने से मतलब रखते हैं। इसी को सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा है? नार्सिसिज्म। जो स्वप्रेम की भावना होती है उसको फ्रायड ने क्या कहा है? नार्सिसिज्म। ये किस आधार पे इन्होंने कहा था? फ्रायड एक यूनानी कथा था, उनमें एक व्यक्ति था नार्सिसिस्ट, तो उसी के नाम के आधार पर इन्होंने नार्सिसिज्म दिया। क्योंकि जो नार्सिसिस्ट नाम का व्यक्ति था वो अपने आप से बहुत प्रेम करता था, इसी वजह से उन्होंने स्वप्रेम की भावना को क्या नाम दिया? नार्सिसिज्म। अगला है, जो शैशवावस्था होती है बालक की, तो उसमें जो है प्रथम 3 वर्षों में उसका जो शारीरिक विकास है बहुत तीव्र गति से होता है। बालक जो शैशवावस्था में होता है तो प्रथम 3 वर्षों में उसकी जो शारीरिक विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। ये चीज़ याद रखिए। इनमें जो है शैशवावस्था में तीव्र मानसिक क्रियाएं होती हैं और सीखने की प्रक्रिया भी तेज होती है। शैशवावस्था में क्या होता है, जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं तो बालक जो है उस चीज़ को देख के बहुत तेज़ी से सीख जाता है और उसकी जो मानसिक क्षमता है उसके आधार पर वो बहुत तेज़ी से ग्रहण कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है जो भी आप करते हैं। तो इस टाइम जो है शैशवावस्था में उसकी जो मानसिक क्रिया होती है बहुत तेज़ होती है और सीखने की गति भी तेज होती है शैशवावस्था में। ये कल्पनाशील समय जो है शैशवावस्था में होता है बालक, तो कल्पनाशीलता जो होती है पर्याप्त होती है। मतलब वो कल्पना से घिरे रहता है, कुछ ना कुछ उसके मन में चलता है। लेकिन
जो है सत्य और असत्य की पहचान वो नहीं कर पाता है। कल्पना तो करता है लेकिन सत्य और असत्य में अंतर नहीं कर पाता है। वो सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है कि कौन सी वस्तु कौन सी सजीव है। वो सभी को सजीव मानता हुआ चलता है। बालक का जो संपूर्ण व्यवहार है वह उसकी मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही उत्प्रेरित और संचालित होती हैं। मूल प्रवृत्तियों का मतलब हुआ कि बच्चे का कुछ जो है मूल प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे अगर भूख लग रहा है बच्चे को तो क्या करेगा, उसको प्रदर्शित करने के लिए क्या करता है, रोने लगेगा, क्रोध करने लगेगा, जो भी वस्तु मिलेगी सामने दिखाई देगा वो मुंह में डालने लगता है। तो यह शैशवावस्था में देखने को मिलता है जो उसकी मूल प्रवृत्ति है। उन्हीं मूल प्रवृत्तियों के द्वारा ही वह उत्प्रेरित होता है और संचालित होता है। अनुकरण की प्रवृत्ति होती है। जब बच्चा जो है शैशवावस्था से गुजरता है तो यह एक चीज़ देखने को मिलता है कि वह अनुकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा करता है, मतलब दोहराना, नकल करना, यह प्रवृत्ति उनमें ज़्यादा पाई जाती है। आप जैसा करोगे वो ऐसा देख देख के उसको नकल करेगा, दोहराएगा, तो उनमें अनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। संवेगों का प्रदर्शन भी करता है। नकारात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होने के कारण क्रोध करना, रूठना। अगर वो कोई कार्य कर रहा है तो आप उसको अगर मना करोगे ये ना करो तो कभी कभी वो क्रोध करने लगता है, रूठने लगता है, रोने लगता है, बात बात पर नाराज़ हो जाता है, तुरंत खुश भी हो जाता है, किसी किसी बात पर तुरंत खुश हो जाएगा। तो ऐसी संवेग जो है हमको देखने को मिलता है शैशवावस्था में। उनमें कोई नैतिक भावना नहीं होती, क्योंकि मतलब नैतिक भावना का अभाव होता है, क्योंकि उस टाइम जो होता है शैशवावस्था में उसको जो है सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वो नैतिक भावना से परे रहता है, अभाव में रहता है वो, और वो दूसरे शिशुओं में ज़्यादा रुचि लेता है। 0 से जन्म से 5 वर्ष की 0 से 5 वर्ष के बीच के जो बालक होते हैं उनके साथ वह खेलता है, खेलना पसंद करता है, उनमें रुचि लेता है। अगला है, उनमें जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। जिज्ञासा मतलब उनमें कुछ जानने की, जैसे अगर उसके पास जो है खिलौना रखा है तो कभी खिलौने को पटकेगा, मुंह में डालेगा, तोड़े फोड़ेगा, और उसके सामने कोई नई चीज़ आ गई तो उसको जानने का प्रयास करेगा, उसको अपने माता पिता से या भाई बहन से पूछेगा ये क्या है वो क्या है। तो उनमें हमेशा जो है जिज्ञासा की प्रवृत्ति रहती है जानने की। दूसरों पर निर्भरता मतलब कि परिवार के जो भी सदस्य हैं उन पर वो हमेशा निर्भर रहता है, मतलब वो अपने आप पर निर्भर कर कर कोई कार्य नहीं कर सकता, इसीलिए वो दूसरों पर निर्भर रहता है। इसी को जो हो सीखने का आदर्श काल माना जाता है। सीखने का आदर्श काल किसको माना जाता है? शैशवावस्था को। ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। एक मनोवैज्ञानिक थे वैलेंटाइन, उन्होंने शैशवावस्था को क्या नाम दिया है? सीखने का आदर्श काल। याद रखिएगा, सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? वैलेंटाइन। शैशवावस्था में काम की प्रवृत्ति होती है, काम करने की प्रवृत्ति होती है शैशवावस्था में। इसका मतलब क्या हुआ? तो फ्रायड ने ही बताया है। उनका मानना था कि शैशवावस्था में मानव शिशु में अत्यंत प्रबल काम प्रवृत्ति होती है, अत्यंत प्रबल काम प्रवृत्ति होती है। वो अपने काम को कैसे प्रदर्शित करते हैं, यह अलग बात है कि शिशु इनकी अभिव्यक्ति जो है वयस्कों के समान नहीं कर पाता, मतलब वो अपने जैसे बड़े लोग अभिव्यक्ति करते हैं किसी काम को करने पर, उनसे ये पता चलता है ये काम वो कर रहे हैं, लेकिन शिशु कैसे पता चलेगा कि शिशु कौन सा काम कर रहा है?
तो उन्होंने क्या बताया, जैसे हाथ पैर के अंगूठों को चूसना, स्तनपान की प्रवृत्ति आदि ये क्रियाएं हैं जो ये बताती हैं कि उनमें भी काम प्रवृत्ति है। ये काम प्रवृत्ति के सूचक होते हैं। उन्होंने ही कहा है कि लड़के जो है अपने माता पिता के प्रति, जो लड़का होता है, मेल होता है, अपने माता के प्रति प्रेम भाव रखता है, उतना पिता के साथ प्रेम भाव नहीं रखता है। तो फ्रायड ने इसे क्या कहा है, इडियपस भावना ग्रंथि। क्या कहा है, इडियपस भावना ग्रंथि, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। जब लड़के जो है माता के प्रति प्रेम भाव रखते हैं तो इसे फ्रायड ने क्या कहा है, इडियपस भावना ग्रंथि, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और जब लड़कियां अपने पिता के प्रति प्रेम रखते हैं तो इसे फ्रायड ने क्या कहा है, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। किसने कहा है, फ्रायड ने। अगला है, जो नवजात शिशु होते हैं जब वो जन्म लेता है तो जन्म के समय उसका जो सिर होता है उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। के समय शिशु का जो सिर है वो संपूर्ण शरीर का लगभग 1/4 होता है। जन्म के समय जो सिर होता है वो उसके संपूर्ण शरीर का 1/4 मतलब 1/4 होता है। उसमें मस्तिष्क का विकास जो है तेज होता है। उनमें जो है सामाजिक भावना का विकास होता है। कब होता है, लगभग शैशवावस्था के अंत में। जब वो 5 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तब उस टाइम जो है इनमें सामाजिक भावना का विकास होता है। अब सामाजिक भावना का विकास कैसे होता है, जैसे उसके कोई छोटे भाई बहन हो, साथी हो, तो उनकी जो है रक्षा करने की प्रवृत्ति रहती है। जब उसके छोटे भाई बहनों को कोई मारेगा, डांटेगा, तो क्या करता है, उसकी रक्षा करता है। तो उनमें क्या है, एक सामाजिक भावना का विकास होता है। इस तरह अपने आयु के बालकों के साथ खेलना पसंद करते हैं, अपनी वस्तुओं को दूसरों के साथ साझेदारी करते हैं। जब किसी को दुख होता है तो सांत्वना देने की प्रयास करते हैं। तो ये सामाजिक भावना का इस तरह उनमें विकास होता है। कब होता है, शैशवावस्था के अंत में होता है सामाजिक भावना का विकास। अब शैशवावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उसका शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, हम देख लेते हैं। पहला है उचित वातावरण। बालक का जो है शिक्षा ऐसे वातावरण में होना चाहिए जो उचित हो। मतलब वातावरण जो है शांत हो, स्वस्थ हो और सुरक्षित हो। बालक चाहे घर में हो चाहे विद्यालय में हो, वातावरण जो है उचित होना चाहिए, शांत चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, जिससे उनका विकास जो है वो सही तरीके से हो सके। और अगला है, उनके साथ जो है उचित व्यवहार करना चाहिए। कहने का मतलब कि उन्हें ना ज़्यादा डांटना, ना पीटना, और उन्हें भय क्रोध नहीं दिखाना चाहिए। उनके साथ प्रेम के साथ पेश आना चाहिए, शिष्टता करनी चाहिए, सहानुभूति प्रदान करना चाहिए। तो ये उचित व्यवहार उनके साथ करना चाहिए शिक्षा के दौरान। अगला है जिज्ञासा की संतुष्टि। जब बालक शैशवावस्था में होता है तो उनके अंदर जो है नई चीज़ों को जानने की जिज्ञासा ज़्यादा रहती है। जब उनके सामने कोई नई चीज़ आती है जो उसे पहले कभी देखे नहीं होते हैं तो उन्हें उसे जानने की जिज्ञासा ज़्यादा होती है। तो इसलिए माता पिता और शिक्षक का कर्तव्य होना चाहिए कि बालक जो भी प्रश्न पूछे उसका उत्तर जो है तुरंत देना चाहिए, जिससे वो उनके अंदर जो है संतुष्टि हो सके वो उस उत्तर से। वास्तविकता का ज्ञान।
ऐसे विषयों की शिक्षा देना जो उसे वास्तविकता के निकट लाए, मतलब कि ऐसी शिक्षा ना दें कि वो कल्पना में खो जाए। एक पद्धति है मॉन्टेसरी पद्धति, मरिया मॉन्टेसरी की पद्धति है, इसको मॉन्टेसरी पद्धति बोलते हैं। तो उन्होंने परियों की कहानियों को इसलिए स्थान नहीं दिया क्योंकि वे बालक को वास्तविकता से दूर ले जाती हैं। इसलिए मरिया मॉन्टेसरी ने अपनी पद्धति में जो है परियों की कहानियों को हटा दिया था कि जिससे बालक जो है वो वास्तविकता को जान सकें, वो कल्पना में ना जिएं। अगला है हमारा आत्मनिर्भरता का विकास। बच्चे में ऐसे गुणों का विकास करना चाहिए जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने ऊपर कोई भी काम करना हो तो स्वयं करें, वो किसी की मदद ना लें। इससे उनमें क्या होगी, आत्मनिर्भरता का विकास होगा। अगला है हमारा सामाजिक भावना का विकास। उनमें सामाजिक भावना का विकास करना चाहिए। सामाजिक भावना का विकास का मतलब कि है जो बाहर के लोग हैं उससे मिलना जुलना, अपने आयु के बच्चों के साथ जो है मिलना जुलना चाहिए, जिससे उनमें अच्छी भावना का विकास हो, सहयोग की भावना का विकास हो। अगला है हमारा आत्म प्रदर्शन का विकास। आत्म प्रदर्शन का विकास मतलब बच्चों को वो अवसर देना चाहिए जिससे उसके अंदर जो भी गुण हैं, जो भी टैलेंट है, वो उसका प्रदर्शन कर सके। उन्हें कभी दबाव में नहीं रखना चाहिए, उन्हें हर वो अवसर प्रदान करना चाहिए जिसका उनका मानसिक या शारीरिक विकास जो है सही तरीके से होता रहे। अच्छी आदतों का निर्माण। अच्छी आदतों का निर्माण कौन कर सकता है? उनके माता पिता, भाई बहन। जैसा व्यवहार करेंगे घर पे, तो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो अगर अच्छी आदत करेंगे तो बच्चा भी देख के अच्छी आदत सीखेगा। मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, मतलब बच्चे का अंदर जो मूल प्रवृत्ति है जिसकी वजह से वो कोई कार्य कर रहा है, जिसकी वजह से संवेग उत्पन्न हो रहा है, तो उसको जो है दबाव में नहीं डालना चाहिए। दबाव नहीं डालना चाहिए कि ऐसा ना करो, वैसा ना करो। हाँ, जो सही हो, जो गलत हो, अगर गलत कर रहा है तो उसको मना करना चाहिए। तो मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वही जो होता है उसके संवेग को प्रदर्शित करता है, तो उन्हें दबाना नहीं चाहिए। मानसिक क्रियाओं का अवसर। उन्हें ऐसी क्रियाओं का मतलब अवसर दिया जाना चाहिए जिससे वो अपने मन का उपयोग कर सकें, अपने माइंड का उपयोग कर सकें। ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिससे उनका मानसिक विकास जो है सही तरीके से हो। खेल द्वारा शिक्षा। खेल द्वारा शिक्षा भी उन्हें देना चाहिए। खेल द्वारा शिक्षा देने से क्या होता है, उनका एक तो एक शारीरिक विकास तो होता ही है, उसके साथ साथ उनमें जो है लोगों के साथ सहयोग की भावना का विकास भी होता है और निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है खेल द्वारा। तो खेल की शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है हमारा चित्र व कहानियों के द्वारा शिक्षा। बच्चों को चित्र और कहानी के द्वारा अगर शिक्षा दी जाए तो इसके द्वारा जो शिक्षा उन्हें प्राप्त होती है उससे जो उन्हें सीख मिलती है वो अस्थायी रूप से उनके मन मस्तिष्क में बैठ जाती है। तो इसलिए प्रत्यक्ष रूप से चित्र दिखाकर या कहानी बताकर जो शिक्षा दी जाती है वो हमेशा के लिए माइंड में उनके बैठ जाती है। इसलिए बच्चों को शिक्षा जो है चित्रों और कहानियों के माध्यम से देनी चाहिए। विभिन्न अंगों की शिक्षा। इसका मतलब उनके जो ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना। क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि इन्हीं ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से वो सोच सकता है, याद कर सकता है, लोगों को पहचान सकता है। इसलिए हाथ, पैर, सिर, आँख, कान, नाक, इन सब चीज़ों की शिक्षा जो है उन्हें देनी चाहिए कि किसका क्या काम है। अगला है क्रिया द्वारा शिक्षा। उन्हें
उनके सामने कोई क्रिया करके, गतिविधि करके जो है उन्हें शिक्षा देना चाहिए। तो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अब अगला जो है हम अगले टॉपिक जो होगा हमारा वो बाल्यावस्था होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।